प्रणाम आप सभी सभी को बड़ी बिंदी प्रणाम। को। और बड़ी बिंदी के आज के साप्ताहिक लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हमारे लिए आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज मुझे मौका मिला है साहित्य की एक ऐसी बड़ी बिंदी को यहाँ आमंत्रित करने का, जो जिनकी तुलना ना हिंदी में की जा सकती है और ना मैथिली में की जा सकती है। ये हिंदी के लिए भी उतनी ही अनुपम बड़ी बिंदी है और मैथिली के लिए भी उतनी ही अनुपम बड़ी बिंदी है। बल्कि अगर हम ये कहें तो इनकी बिंदियों को पूरे इनके ललाट पर सजाई जा सकती है। ये इतिहास के मामले में भी उतनी ही बड़ी बिंदी है, मिथक के मामले में भी उतनी ही बड़ी बिंदी है, गांव के गहराइयों के मामले में भी उतनी ही बड़ी बिंदी है, और जिंदगी के फिलोसॉफिकल स्वरूप को देखने में भी वो उतनी ही बड़ी बिंदी है। मेरा मतलब और मेरा आशय डॉक्टर उषा किरण खान पद्मश्री से है। डॉक्टर उषा किरण खान हिंदी और मैथिली की अप्रतिम साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, बाल साहित्य रचयिता हैं, और इन सब से ऊपर एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिनके पास इनकी उम्र के लोग भी आते हुए उतने ही खुश होते हैं। हमारे जैसे लोग भी आकर के तो लगता है जैसे निधि मिल गई, और आज की जो नई पीढ़ी है वो भी इनके पास आकर के ऐसा लगता है जैसे किसी अजस्र धारा में, उस धारा के प्रवाह में आ गए हैं और किसी अजस्र छाह में आ गए हैं। तो ये सभी को अपने साथ समेट करके चलती हैं। ऐसी बड़ी बिंदी उषा किरण खान का हम अपनी बड़ी बिंदी लाइव में स्वागत करते हैं। और चूंकि ये इस पूरे कार्यक्रम का संचालन आमतौर पर डॉक्टर विभा कुमारी करती हैं, जो हिंदी और मैथिली की बहुत अच्छी कथाकार और कवि हैं, समीक्षक भी अभी बनने की प्रक्रिया में है और हम चाहेंगे कि वो जल्दी से समीक्षक बने। तो ये इस कार्यक्रम का संचालन इनके हाथ में है। मैं मंच विभा को सौंपती हूँ और साथ साथ अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से मैं डॉक्टर उषा किरण खान जी का स्वागत करती हूँ, और विभा का भी। विभा, आप मंच आगे बढ़ाएं। धन्यवाद दीदी। सभी बड़ी बिंदी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारी अतिथि हैं उषा किरण खान मैम। और उषा किरण खान मैम किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, और जब से हम लोगों ने होश संभाला है साहित्य की विभिन्न विधाओं में उन्हें पढ़ा है, नाटक में, कथा में, उपन्यास में। और मैं बचपन से ही बहुत ही बातूनी किस्म की लड़की हूँ, तो मुझे मैम की जब भी कोई रचना अच्छी लगती थी मैम को मैं फोन कर देती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि मैम व्यस्त होंगी या मैम को कैसा लगेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जब भी मैंने मैम को फोन किया मुझे मैम का बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मिला। और मैं उस समय को याद करके ये सोचती हूँ कि पता नहीं मैम को मेरी वो बातें याद होंगी या नहीं होंगी, शायद वो भूल गई होंगी क्योंकि उन्हें बहुत बच्चे फोन करते होंगे। तो मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मैम ने हर बच्चे को बहुत स्थान दिया है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी कथाकार के लिए कि वो हर पाठक को, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, इतना स्थान देता है। ये उसकी विशालता का, उदारता का प्रमाण है। मैं थोड़ा बहुत उनका एक साहित्यिक परिचय देना चाहती हूँ। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उनमें पानी पर लकीर, फागुन के बाद, सीमांत, हसीना मंजिल, भामती, सृजनहार। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं गीली पाक, कासबन, दूबधान, विवश विक्रमादित्य, जन्म अवधि, घर से घर तक, कांचही बांस। नाटक हैं प्रमुख कहाँ गए मेरे उगना, हीरा डोम, फागुन, एक ठार, मुस्कोल बला। बाल नाटक भी है, डैडी बदल गए हैं, नानी की कहानी, सात भाई और चंपा, चिड़िया चुग गई खेत, घंटी से बांधल राजू, बिरडो, एबगेल। बाल उपन्यास लड़ाकू, जन्मेजय। मैम के रचनाओं के बारे में बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैम की रचनाओं को इतनी इतनी बार हम सबने पढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि कोई भी बड़ी बिंदी ऐसी नहीं होंगी जिन्होंने मैम की रचनाओं को नहीं पढ़ा होगा। और मैम को अनेक प्रकार के सम्मान मिले हैं, और मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी मैम को कोई सम्मान दिया जाता है तो वास्तव में वह सम्मान सम्मानित होता है। जैसे हिंदी से भी सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान, दिनकर राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुसुमांजलि पुरस्कार, विद्यानिवास मिश्र पुरस्कार, और इन सब से भी ऊपर पद्मश्री। तो मैम
आज के इस कार्यक्रम में हम सभी बड़ी बिंदी मिलकर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आज के विषय इतिहास और मिथक पर आप अपनी बात हम लोगों के साथ साझा करें। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। जी दीदी, मैं ये चाहूंगी दीदी कि आपसे जानना बड़ी बिंदी के सभी बड़ी बिंदी की तरफ से कि मिथक जिसको माइथोलॉजी हम कहते हैं वो क्या है और इतिहास क्या है, दोनों में मूलभूत क्या अंतर है? मिथक इतिहास जो है वो ठोस इतिहास है और मिथक को अभी साबित होना बाकी होता है कि वो इतिहास है कि नहीं, लेकिन इतिहास का एक अंश वो होता है। लोगों के मुंह से जो कुछ भी कहा जाता है, दंत कथाएं जो होती हैं या लोकगीत होते हैं या लोक संस्कृति के अंग जो होते हैं, वो आधारहीन नहीं होते हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो आधारहीन नहीं है और हम उसको मिथक मानते हैं। तो उस मिथक को जब तक साबित नहीं किया जाता है तब तक वो इतिहास नहीं होता है। आप मान लीजिए जो कहीं कोई मिथक है किसी वृक्ष के विषय में, उस वृक्ष पर भूत आता है, प्रेत आता है, तो आप उसको साबित नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा मिथ इतिहास नहीं हो सकता है, ये मिथ ही रहता है। लेकिन अगर आप कहीं पर आपको ये पता चलता है कि वो टीला है, उस टीला के अंदर कुछ है, कोई आवाज आती है, कुछ जाता आता है, या उस पर चढ़ के हम कूदते हैं तो हल्का हल्का लगता है जैसे कुछ खोखला है नीचे, और उस टीले की खुदाई होने लगती है, तब उसके अंदर आपको कोई भवन मिल सकता है, कोई स्तूप मिल सकता है, कोई मूर्तियाँ, कई मूर्तियाँ मिल सकती हैं, बहुत सारे मंदिर मिले हैं। अब वो इतिहास का ही अंग है, क्योंकि किसी ने बनाया, वो किसने बनाया, अब उसकी खोज होती है। खोज होने के बाद बहुत कुछ वहाँ प्राप्त होता है, तो वो इतिहास हो जाता है। ऐसे मिथक आपके हमारे इर्द गिर्द अनेक गांव में, अनेक शहरों में और कई कारण से जो दब जाते हैं। जैसे मान लीजिए भूकंप आया, बड़े से बड़े मंदिर, वृक्ष, पेड़ पौधे, नदियां तक अंदर चली जाती हैं और दूसरी नदी ऊपर आ जाती है, मिट्टी नीचे मिट्टी ऊपर, और तब जब खुदाई होती है बहुत बाद में, जो कहानी चलती रहती है। आज भूकंप आया, अभी लेटेस्ट भूकंप बड़ा भारत में, हमारे बिहार वगैरह में 1934 में आया था, सबसे बड़ा व्यापक जी। हाँ, तो 34 में जो बड़ा इसलिए कर रहे कि उसमें नदियों ने धाराएं बदल ली थी, उसमें बहुत सारे मंदिर अंदर चले गए, बहुत सारे खेत उलट पुलट हो गए। तो उस भूकंप के बाद कोई नहीं आया है, लेकिन उस समय से आज लगभग 125 साल, 150 साल हो रहा है। इस 150 साल होने के बीच में कितनी कथाएं, उपकथाएं हुई हैं, ये हम अपनी दादी से, माँ से सुने, तुम लोग सुनी, अब के बच्चे सुनेंगे, तो अब जो बच्चे सुन रहे होंगे वो नितांत मिथक हुआ उनके लिए। हम लोग तो तुरंत देखे हुए लोगों के द्वारा सुने, लेकिन जिन्होंने बिना देखे हुए लोगों के द्वारा सुना, वो जिस तरह भूत की कहानी है उसी तरह वो मिथ है, मगर उसको अगर खुदाई में प्राप्त हो गया तो इतिहास है। ये निकट का मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मिथक वही है जो दंत कथाओं के रूप में प्रचलित है, गीतों के रूप में प्रचलित है, संस्कृति के रूप में प्रचलित है, लेकिन जब उसको आप उसका ठोस स्वरूप निकल के आ जाता है तब वो है इतिहास। धन्यवाद दी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मिथक और इतिहास, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत कंफ्यूज थी कि मिथक क्या है और इतिहास क्या है। तो मिथक कहाँ पर जाकर के इतिहास बन जाता है और इतिहास कहाँ जाकर के मिथक के भ्रम को तोड़ देता है, इन सब दोनों ही चीजों को आपने बहुत ही जैसे हम कहें कि क्लियरली यहाँ बता दिया है। इस बीच हमारे साथ इसमें फेसबुक यूजर के रूप में नाम दिख रहे हैं, लेकिन मेरे अपने फेसबुक पेज पर मैंने इसे देखा है
तो प्रज्ञा पांडे हैं, आपको और उषा दी आपको और सभी मित्रों को प्रणाम कह रही हैं। वाणी भारद्वाज हैं, वो भी आपको प्रणाम कह रही हैं। विजय पुष्पम आपको प्रणाम कह रही हैं। पूनम झा मैथिल, वाणी भारद्वाज लिख रही हैं, विभा आपका संचालक बहुत अच्छा लगता है। शोभा अक्षरा और वाणी भारद्वाज आपके साथ देख रही हैं। भावना ठाकुर हैं। रश्मि रविजा कह रही हैं प्रणाम उषा दी। कुमुद रंजन झा कह रहे हैं प्रणाम। रश्मि रविजा नमस्ते आपको। विभा जी नमस्ते कह रही हैं। वंदना वाजपेयी हैं। स्नेहा खड़े खड़े कह रही है आवाज थोड़ी स्लो है, तो दीदी थोड़ा सा और माइक के सामने आ जाइए ना। ठीक है, चलो जी। और ऋचा जी मिश्रा कह रही हैं कि धन्यवाद विभा जी कि आप हमें हर रविवार ऐसी महान हस्तियों के विचारों से अवगत कराती हैं। विभा, आप इसके बाद इस इतिहास और मिथक के स्पष्टीकरण के बाद आप अगला सवाल या बातचीत की कड़ी आप संभालें, विभा कुमारी। मैं ये कहना चाहती हूँ दीदी कि आप इतिहास की प्राध्यापक हैं और इतिहास को जिस तरीके से हम लोगों ने इतिहास विषय के रूप में पढ़ा है, जाना है, वो तो एक बात है, लेकिन जब वो उपन्यास में उतर करके आता है तो इतिहास बहुत आसानी से उसे हम आत्मसात कर पाते हैं। तो आप ये बताइए कि कैसे आप इतिहास को साहित्य में इतनी खूबसूरती से ले आती हैं, क्या उसके लिए तरकीब है? ये बहुत अच्छी आपकी तरकीब है। मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। पहली तो ये बात है कि मिथक मेरे उपन्यासों की चर्चा जो तुमने पहले भी की थी और अभी कर रही हो, तो सबसे पहला एक मिथक जो चल रहा था, जिस पर मैंने भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा लिखी, वो एक मिथक चल रहा था कि एक व्यक्ति विवाह करके एक स्त्री को लाता है और उसको भूल जाता है और 18 वर्षों तक वो लिखता रहता है। दर्शन की पुस्तक है, बहुत आसान पुस्तक नहीं थी और वो बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े टीकाकार का किया हुआ था, आदि शंकर का टीका किया हुआ और मंडन मिश्र का लिखा हुआ। तो ऐसा वाचस्पति मिश्र जैसे व्यक्ति का नाम उसमें है। वो मिथक ऐसा नहीं है कि हवाई मिथक था, वो एक व्यक्ति का नाम है और उसकी पत्नी के नाम पर किताब है। तो वो सामने में ऐतिहासिक, ऐसा मिथक था जो ऐतिहासिक था। उसमें ठीक है कि बहुत सारी बातें कल्पना से कही जाती होंगी, वही है मिथक। तो मैं जब उसको लिखने के लिए मैंने उठाया तो उस मिथक ने मुझे ज़रूर ध्यान दिलाया कि इसके पीछे बात क्या है। कैसे कोई व्यक्ति 18 वर्षों तक बिना किसी को देखे, बिना किसी, थोड़ा तो अतिरंजित ये हो ही सकता है कि लोग कहते हैं कि 18 वर्षों के बाद उन्होंने पत्नी से पूछा कि आप हैं कौन। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं होगा कि वो जो व्यक्ति तेल डाल रहा है दिया में, बाती उकसा रहा है, अपने पति को खिला पिला रही है, लोग आ जा रहे हैं उनको खिला पिला, तो कैसे नहीं उनको उन्होंने देखा, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर पंडित है, विद्वान है और इतनी गहन बातों को लिखने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, तो उनके पास ये समय नहीं होगा कि किसी दूसरे से कोई विचार विनिमय करें, कोई बात करें, उसमें वो डूबे होंगे, इसीलिए उनका ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन पहचान समाप्त हो गई होगी, इस मिथ को हम नहीं मानते हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ ये मिथ है, वहाँ एक स्त्री जो ऐसा नहीं है कि मूर्ख है, उस समय तक मूर्खता शुरू नहीं हुई थी, पढ़ाई बिल्कुल से बंद नहीं हुआ था, आश्रम से लड़कियां जरूर ले आई गई थी। अब उस मिथक के सहारे मैं, इतना तो पता था कि ये 10वीं शताब्दी की बात है, तो 10वीं शताब्दी के इतिहास को खंगालना शुरू किया। इतिहास के साथ साथ दर्शन को खंगाला, क्योंकि वो दर्शन का गूढ़ रहस्य सुलझाने में इतना दिन उनको लग गया था। ये सब करने के चक्कर में मैंने वो सब पढ़ा, देखा, सुना और पता चला कि कोई स्त्री 18 साल सिर्फ खाना बनाती हुई, दिया जलाती हुई, बिल्कुल अकेली चुपचाप नहीं रह सकती, रह ही नहीं सकती है। और
वो बीमार पड़ेगी, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो उसको कौन दे जाएगा। तो उस समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि वो एक गांव में रहती है या कोई किसी समाज में रहता है, तो उस समाज में उस गांव के अंदर जितने लोग हैं उन सभी लोगों का सहयोग होगा और था। अगर सहयोग नहीं होगा तो उनको कौन सामग्री दे जाता होगा। तो इस तरह से मेरे दिमाग में ये बात आई और मैंने जो उपन्यास लिखा उसमें सिर्फ भामती और वाचस्पति की कथा तो नहीं है। उस भामती उपन्यास में एक पूरे गांव की कथा है, जिस गांव में सभी तरह के लोग थे, ब्राह्मण थे और मल्लाह थे, कुम्हार थे और डोम थे। मतलब हर एक संपन्न गांव कौन होता है, जिसको टोकरी बिनने वाले डोम भी होंगे और बर्तन बनाने वाले कुम्हार भी होंगे और नदी नाव, भला मिथिला का गांव आगे पीछे नदियां होंगी ही, उसको पार कराने के लिए मल्लाह भी होंगे। उसके अलावे खेती करने वाले लोग होंगे, पंडित तो होंगे ही, वैद्य की जरूरत जरूर पड़ेगी। और वो ऐसा संधि काल था जब गौतम बुद्ध को आदि शंकराचार्य के समय में तो बुद्ध आपके नवे अवतार के रूप में आ ही चुके थे, लेकिन उस संघर्ष जारी था। बौद्ध अपने आप को जल्दी इसमें नहीं चाहते, समझते नहीं थे कि हम हिंदू हैं, वो सनातनी हैं। हिंदू शब्द उस समय तक नहीं आया था और सनातनी ये नहीं समझ रहे थे कि बुद्ध हमारे हैं, तो कुछ झंझट चल रहा था। तो ऐसे झंझट चलने वाले समय में जो और सुरक्षा का बोध है वो भी उस गांव में सौदामिनी के माध्यम से है। अब सौदामिनी को हमने वैद्य गिरी सीखने के लिए भेजा और गांव के विषय में। तो अब तुम पूछ रही थी कैसे आपने लिखा जो आप लोगों को इतना अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि एक पूरा गांव समाज है उसमें। मैंने सिर्फ वाचस्पति और भामती की कथा नहीं लिखी है, पूरे 10वीं शताब्दी के मिथिला के गांव की कथा लिखी है। उसके अलावे मैंने कुछ ऐसी दृष्टि रखी है, क्योंकि स्त्री हूँ तो स्त्री सशक्त हो, स्त्री समझदार हो, स्त्री ही घर की धुरी हो, ये मेरे दिलो दिमाग में है। तो जो भामती, और ऐसे भी भामती एक धुरी तो थी, अगर भामती नहीं होती तो वाचस्पति कितना लिख पाते, ये समझने की बात है। उनका कौन दिया जलाता, कौन उनको भोजन देता, और वो क्या लिखते, कैसे वो उस गहनता में डूब सकते। इसीलिए मैंने पूरे गांव समाज और सभी लोगों की चर्चा की है जो पठनीय बन पड़ी है। और इतिहास से मैंने जरा भी कंप्रोमाइज नहीं किया है। तो इतिहास से कंप्रोमाइज नहीं करने के कारण कोई उसमें कुछ ढूंढ नहीं सकता है। आप चाहिए तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त स्थूलभद्र थे या नहीं, उस वक्त कौलाचारी साधु थे या नहीं, उस वक्त तिब्बत से आते थे जो तंत्र, यानी वो क्या हड़बों मचाए हुए थे, वो था कि नहीं। ये सारी चीज़ें ऐतिहासिक हैं और उदंतपुरी ऐतिहासिक है। छोटे छोटे राज्य थे, उसमें अंग था अलग, मिथिला का क्षेत्र अलग था। जिस समय की ये कथा है उस समय पाल वंश का राज चल रहा था, जिसके छत्रप मिथिला में थे। ये सारी बातें ऐतिहासिक हैं। तो इतिहास और मिथक को मैंने मिलाया जरूर, लेकिन एक पूरे गांव समाज और एक परिवेश की परिकल्पना की, वो तो कहीं किसी इतिहास में लिखा नहीं होता है। और मेरी परिकल्पना आप लोगों को पसंद आई, विभा और सभी लोगों को, तो ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है। तो इस बात के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप पूछिए, और किस दूसरी किताब के बारे में बताऊं? जी जी विभा पूछें आप, इसके आगे और कुछ आपको पूछना है तो। मुझे बहुत कुछ पूछना है, आज जो समय है उसमें तो वो पूरा नहीं होगा, आगे की किस्तों में चलेगा। जितना आप पूछना चाहती हैं दीदी आपके पास है, पूछे। महत्वपूर्ण बात ये पूछना चाह रही हूँ मैम कि इतिहास, मिथक, मौखिक इतिहास और लोक, एक समूचा परिवेश चित्रित होता है आपके यहाँ। यदि हम सृजनहार की बात करें या फिर हम हसीना मंजिल की बात करें या कहानियों को देखें तो दूब धान की बात करें, तो जिस तरह का समाज मिथिला में है
या वहाँ मिथिला का समाज भारतीय समाज का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है। वास्तव में हमारा भारतीय समाज भी ऐसा ही है, जहाँ पर किसी प्रकार का जाति धर्म या भेदभाव हमें दिखाई नहीं देता, जहाँ पर मानवता प्रमुख है। दूबधान कथा की नायिका जो अंत में जिस तरह से खोइछा लेती है, तो वो सारी जो परिस्थितियां हैं, वो किस तरह से इतना सरल रूप में आप लेकर आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि लोक में आपका कितना समय व्यतीत हुआ है, क्योंकि जो उस परिवेश में जी कर आया है, जैसे यदि मैं अपने आप को लूं तो मेरी आंखें भर जाती है जब मैं दूबधान या हसीना मंजिल पढ़ती हूँ या सृजनहार पढ़ती हूँ या भामती पढ़ती हूँ। तो आपका जो ये सामाजिक पूरा शोध कार्य चलता है, और वो शोध जैसा भारी भरकम बनकर नहीं आता, वो बहुत सरल रूप में आता है। तो ये आपकी पूरी रचना प्रक्रिया थोड़ा सा हम लोगों को बताएंगी तो हम लोग बहुत लाभान्वित हो पाएंगे। विभा, लोक में मैं हूँ क्योंकि मेरा परिवेश ग्रामीण परिवेश है। मेरा जन्म लहरिया सराय जैसी जगह में हुआ, जिसका अक्स तुमको हसीना मंजिल में मिला होगा। हसीना मंजिल की पूरी कहानी लहरिया सराय की है। हर व्यक्ति उसके चौक चौराहे को जानता है, और वहाँ रहने वाली जो बहुत सारे लोग उस हसीना और मदीना को जानते हैं। तो वो लोग है और हमारा वो लोग है। दूसरी बात, जो मैं गांव में रह चुकी हूँ और गांव के समरसता को जिसकी तुम चर्चा कर रही हो, उस समरसता को मैंने भोगा है और मैंने देखा है। देखो, वर्गीकरण जिसको बहुत ही बुरा माना जा रहा है, तो है कई कारणों, कई स्थान पर है ऐसा, लेकिन वर्गीकरण अनेक कारणों से अच्छा है। जैसे तुम मान लो हिंदी पढ़ाती हो या इतिहास पढ़ाओगी या भूगोल पढ़ाओगी, कोई डॉक्टर है वो डॉक्टरी करेगा, कोई रिक्शा चलाता है, तो हमने अपने यहाँ जो काम करते हैं, जो आपका खाना बनाता है जो ड्राइवर है, उसे भी हमने बताया कि तुम्हारे भी श्रम की उतनी ही कीमत है जितनी मेरे श्रम की। कोई जो हमारे यहाँ खाना पकाती हैं स्त्री, वो जो कमाती हैं, उनका कीमत और हमारी कीमत बराबर है। तो जब आप गाँव में देखते हैं कि सब काम करता है और सबकी कीमत बराबर है, और हम जिन गाँव में रह चुके हैं, मेरे गाँव में आमतौर पे जिसको आजकल दलित कहा जाता है, सिर्फ वही दलित मुसलमान है, दलित हिंदू है और कोई नहीं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कोई अंतर ही नहीं है, काम सब करता है और सब एक दूसरे के साथ बैठ करके हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में रहते हैं। तो मेरा कुछ परिवेश इस तरह का है। दूसरी बात, मैंने एक ब्राह्मण का भी गांव देख लिया है, तो उनका भी तौर तरीका, जो मान लो भामती में हमने लिखा होगा, तो वो उसका लाभ है कि एक मेरे ससुराल का एक गांव है जो ब्राह्मणों का गांव है, तो ब्राह्मणों का भी थोड़ा बहुत तौर तरीका मैंने देख लिया अपनी आंखों से। ये पढ़ा हुआ नहीं, बिल्कुल भोगा हुआ यथार्थ है। इस सब को विद्यापति ने सृजनहार में, तुमने लोक धर्म बहुत देखा, वो सारी लोक क्रियाएं मैंने देखी हैं। मैंने ब्राह्मणों के गांव में जटा जटिन खेलते नहीं देखा, लेकिन मेरा गांव है अपना मायके का, कोसी के क्षेत्र में, उस गांव में जटा जटिन खूब खेलता है लोग, और उसमें इतना ज्यादा इस तरह का, तो जटा जटिन का खेल ब्राह्मणों के यहाँ ब्राह्मणियां नहीं खेलती हैं, जो उनके यहाँ जो मल्लाहिन हमारे ससुराल के गांव में वो लोग आके खेलती थी। तो ये सब हमने देखा हुआ है, इसीलिए मैंने, अच्छा, और विद्यापति के जन्म का जो समय आमतौर पे उनके बहुत साहित्य पढ़ने से पता चला, तो वो समय वही है जब जटा जटिन खेल का टाइम आता है, जेठ महीना। तो जेठ, इसीलिए मैंने लोक से ही पर्व से शुरू किया है। और विद्यापति आयु अवसान सबको याद है, कातिल धवल त्रयोदशी जान, तो उस कार्तिक धवल त्रयोदशी और पूर्णिमा, वही तो है हमारे सामा चकवा खेलने का समय। तो जब सामा चकवा को जल प्रवाह करने का समय आता है, तभी विद्यापति भी जाते हैं। इस तरह से मैं लोक के अंदर जो मैंने देखा है मिथिला में, उसको मैंने अपने साहित्य में पिरोया। और ये भेद मैं तुम्हें बता देती हूँ, क्योंकि मैं तो विद्यापति के समय की जो ऐतिहासिक बात है वो मैं कहूँगी,
जो उनके पद लालित्य हैं वो मैं कहूँगी, जो उन्होंने गद्य में लिखा है वो कहूँगी। लेकिन ये इस समय क्या बात हो रही थी, क्या था, ये तो मेरी परिकल्पना है, अपनी कल्पना है। और ये कल्पना मुझे अपने लोक से मिली है, क्योंकि विद्यापति मिथिला के थे और मिथिला के हर लोगों से उनका संबंध था, तब ना उगना नाम का व्यक्ति उनके यहाँ था। उगना के प्रति इतना अनुराग। अब मेरे जैसे स्वभाव के व्यक्ति उगना को शिव नहीं मानते हैं, हम मानते बहुत हैं। सही, बहुत सही। हाँ, कि उगना एक ऐसा बालक था जिसके माता पिता का कोई पता नहीं था, उसको विद्यापति ने शिव मान लिया। अब जब कविवर शिव मान ले रहे हैं तो सब लोग उसको शिव मान रहा है, आज तक लोग उसको शिव मान रहा है। और उनके अंदर इतनी करुणा थी, इतनी संवेदना थी कि उसको जब उनकी पत्नी एक चैला मार के भगा देती है तो उसको ढूंढने जाते हैं, उगनारे मुरकते गेला, विह्वल हो जाते हैं। तो ये हमारे लोक और इतिहास में कवि की करुणा और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जब लिखते जाओ, लिखना शुरू करो और लोक में रमोगी तो तुम्हारी कलम रुकेगी नहीं। क्योंकि अगर लोक की हो, अगर लोक को पहचानती हो, अगर लोक का कि हर चीज को ध्यान से देखो। दूबधान में तुमने कहा ना, दूबधान में जो ब्राह्मण स्त्रियां थी उनको नहीं याद था, या दूसरी हिंदू स्त्रियां थी उन्हें नहीं याद था कि दूबधान देना चाहिए, इसीलिए उस लड़की की संवेदना बिल्कुल नहीं जगी। अपने मायके से आने के वक्त जितनी संवेदनशील थी, जाने के वक्त नहीं थी। लेकिन जब वो एक मुस्लिम वृद्धा, उसी ने संस्कृति को धारण करके रखा है, मिथिला की एक मुस्लिम वृद्धा, मिथिला की कोई अंत्यज वृद्धा, उसने धारण किया हुआ है मिथिला की संस्कृति को, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। ऐसे लोग कहते हैं कि हम बड़े फलाना, कोई एक विधि का बात करो तो 100 विधि बताने लग जाएगा, शुद्ध विशुद्ध अति शुद्ध, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता है। एक छोटा सा विधि है जो एक लड़की की आंखों में आंसू ला देता है, उस लड़की को पता देता है कि हाँ ये मायका था तुम्हारा, यहाँ से तुम जा रही हो, वो एक मुस्लिम वृद्धा ने किया। तो यही मैं लोक में रमी हुई हूँ और अब धीरे धीरे ये प्रथाएं समाप्त हो रही हैं, लेकिन समाप्त होती हैं तो कम से कम स्मृतियों में तो है, स्मृति में ये कथाएं हैं। इसीलिए दूबधान को मैं स्वयं मानती हूँ कि वो बहुत दिनों तक लोगों को इस विषय को याद दिलाने में कामयाब रहेंगी कि हमारे यहाँ होता क्या था। ये झूठ जो लोग फैलाते हैं वो झूठ नहीं था, हमारे यहाँ होता ये था कि अगर कुछ नहीं है तो वो भी मुस्लिम लेडी भी दूबधान देगी खोइछा में, और वो मुस्लिम लेडी भी एक सलामी देगी दामाद को। वो दामाद गांव का दामाद है, वो बेटी गांव की बेटी है। इस तरह से दूबधान मैंने लिखी और यही संस्कृति है जो धीरे धीरे कालक्रमेण वो हो जाती है। तरह तरह से कहानियाँ तुमको मिलेंगी जो कालक्रमेण हो जाती है, वो मिथक हो जाता है। जैसे बगिया का मिथक, कहानी याद करो, जो बुढ़िया है और वो बगिया तोड़ तोड़ के खा रही है, अब बच्चा उससे मांगता है जो बगिया को, तो बोलती हम बगिया जी जी, मुंह पर देवो मुहाइन हो जाए तो, पेट पर देवो पेटाइन हो जाए तो। ये सारी चीजें जो है, तो ये सब चीज हम लोगों ने देखा है। चिड़िया की कहानियां हैं, तरह तरह की कहानियां। तो ये मिथ जो है, उस मिथ को ऐतिहासिक तरीके से आप देख करके आप कह सकते हैं। आप उसको अपनी संवेदना में ढाल के लिखेंगे तो जरूर लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ विभा, आप दीदी, हम लोग बहुत ही समृद्ध अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आज जो आपसे हम लोगों को जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि आपके लेखन से तो हम लोग हमेशा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक लेखक से जो प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप होती है और वो जब हमें अपनी बातें बताती हैं, रचना प्रक्रिया बताते हैं, तो हमारा बहुत ज्ञानवर्धन होता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ दीदी, आपसे ये विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि अभी आपके पास आपकी कुछ कविताएं हों तो कृपया उससे भी हमारी बड़ी बिंदियों को लाभान्वित करें,
क्योंकि आपके कथा साहित्य, नाट्य साहित्य से तो सभी लाभान्वित होते रहते हैं। ये विश्व कविता माह चल रहा है, तो यदि आपकी कविताएं भी हम लोगों को सुनने को मिले तो बहुत ही हमें अच्छा लगेगा। ऐसा है ना कि कविताएं हम यहाँ लेके रखे नहीं है, कुछ हैं जरूर। तुमने कहा भी था मुझसे, लेकिन भूल गए और नहीं रख पाए। तो कभी और हम तुमको कविता को, कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ कविता पाठ हम लोग 2-3 लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो गद्यकार के रूप में ये हैं, नामचीन हो गए हैं, फेमस हो गए हैं, हम उनको इस बार हम कवि के रूप में आमंत्रित करेंगे और उसमें हम आपको एज ए कवि बुलाएंगे। लेकिन दीदी एक अभी हमारे पास बहुत अच्छा सवाल आया है। दीदी एक बहुत अच्छा सवाल आया है जो मैं आपके सामने यहाँ रखना चाहती हूँ, पढ़ती हूँ और मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दें। शालिनी कश्यप हैं जो हैदराबाद में रहती हैं और अभी साहित्य एजुकेशनिस्ट हैं, पढ़ाती हैं, विदेशी भाषा जर्मन पढ़ाती हैं। इन्होंने लिखा है कि लिखने के बाद मुझे मन नहीं होता कुछ भी बदलाव करने का, क्योंकि मुझे बहते हुए लिखा हुआ ही अच्छा लगता है। क्या ऐसा ठीक है? ये एडिट करना चाहिए? इनका ये कहना है कि मैं जो एक बार लिख लेती हूँ तो मेरा मन नहीं करता है कि उसे मैं बदलूं, तो क्या एडिट करना चाहिए? ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। मैं कभी एडिट नहीं करती हूँ। और चाहे कहानी हो या उपन्यास, मेरे दिमाग में जब तक पूरी तरह वो फिट नहीं बैठ जाता है, इंक्लूडिंग शीर्षक, तब तक कलम नहीं उठाती हूँ। और जब कलम उठाती हूँ तो कहानी एक सीटिंग में लिखती हूँ, चाहे वो, इसलिए मैं बहुत लंबी कहानी कभी नहीं लिखा मैंने, लेकिन एक सिटिंग में लिखने का ही मेरा रिकॉर्ड है। और मैं कभी भी एक शब्द भी बदलाव नहीं करती हूँ। इसीलिए यदि आप बदलाव नहीं करती हैं तो ये तय है कि आप अपने दिल और दिमाग में उस कहानी को आकार देती होंगी बहुत दिनों तक। तभी आदमी कलम उठाता है और लिख जाता है। अगर आप, बहुत सारे लोग सायास कलम उठाते हैं और लिखने बैठते हैं, तो सायास में लोग कई सिटिंग में लिखते हैं और कई मनोस्थिति में लिखते हैं, तब उनको शायद एडिटिंग की जरूरत होती होगी। या बहुत सारे लोगों के साथ ये अपना अपना तरीका है कि अब सृजनहार 500 पृष्ठ की किताब में एक शब्द भी मैंने नहीं एडिट किया है, और 500 पृष्ठ की किताब एक स्ट्रोक में मैंने 4 महीने में लिख दिया, इसलिए कि उसकी तैयारी मेरी 3-4 साल से चल रही थी। ऐसे ही अगन हिंडोला की तैयारी मेरी 3-4 साल से चल रही थी, और मैंने कभी ना तो एक शब्द एडिट किया और नहीं कुछ किया। तो इस तरह के लोग कम मिलते हैं। मैं शालिनी को इस बात के लिए बधाई देती हूँ कि मेरी ही तरह उनका भी ये स्वभाव है। तो मैं इसमें तो कुछ ही नहीं कर सकती हूँ। जो एडिट करने वाले लोग होंगे वो आपको बताएंगे। मैं आज तक मैंने ना एडिट किया, ना ही मेरा किसी ने एडिट किया। राजेंद्र यादव जी के पास जब कहानी जाती थी ना, तो वो जरूर कहते थे कि ये जो अंतिम पैरा है, उनकी 4 चिट्ठी, एक कहानी पर 4 चिट्ठी आती थी। अंतिम पैरा मुझे लगता है उषा जी थोड़ा ज्यादा है, क्या मैं इस पैरा को आप हटा दीजिए। फिर मैं चिट्ठी उनको लिखती थी कि आप संपादक हैं, आप हटा दीजिए, मैं इसको नहीं हटाऊंगी क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं लग रहा। फिर वो चिट्ठी लिखते थे, उषा जी मैं आपकी कहानी पर क्यों कलम उठाऊंगा, आप खुद हटाइए। मैं फिर उनको लिखती। इस तरह 4 चिट्ठी आने के बाद 5वीं बार उनकी चिट्ठी आती थी कि नहीं मैं ऐसे ही छाप रहा हूँ, मैं हटा नहीं रहा। तो इस तरह की बातें करते रहते थे, लेकिन आज तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं हटाया। मगर मेरा ये कहना है कि अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग एडिट करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। मैं नहीं करती, मैं स्वयं नहीं करती। इसलिए शालिनी, यदि आप अपने दिमाग में पहले से कहानी सेट कर चुकी होती हैं तो आप नहीं हटाएंगी। ये तरीका हमको लगता है। म्यूट विभा, आपका म्यूट है। जी जी जी, बहुत सही कहा आपने दीदी। और शालिनी तो आज अपने आप को, जिसको कहते हैं ना, आज मैं ऊपर आज आसमां नीचे वाले उस माहौल, उस मूड में होंगी कि इतना अच्छा, बल्कि ये कहें कि उषा दी के सही कदम चिन्हों पर चलने वाली आज शालिनी हमें एक यहाँ पर मिली है।
क्योंकि मैं भी बताऊं, मैं भी कई बार शीर्षक के लिए अटक जाती हूँ। रश्मि रविजा यहाँ लिख भी रही हैं कि शीर्षक पहले से तय कर लेना बहुत बड़ी बात है, हम लोग शीर्षक पर ही अटक जाते हैं। मैं कई बार शीर्षक सोच करके और फिर लिखती हूँ, जैसे आप अभी हम बैकग्राउंड में थे तो हमने एक शीर्षक आपको बताया यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगी और उस पर अब लिखेंगे। लेकिन कई बार होता है कि हम लिख लेते हैं क्योंकि दिमाग में वो फ्लो आता है कि हम लिख लेते हैं, अच्छा शीर्षक बाद में सोचेंगे, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है फिर शीर्षक उसके हिसाब से सोचने में। तो आते हैं कि इस अब मैं आपके थोड़े से, चूंकि आपने कविता की बात की है, बेशक आप कविता आज यहाँ नहीं लेकर के आई हैं, लेकिन मैं अब ये चाहूंगी कि ये ऐसा कौन सा पल होता है आपके मन में जब आप कविता लिखने के लिए उत्सुक होती हैं और कविता लिखती हैं? 2-3 बातें हैं। तो जो मैं पहले तो कविता ही लिखा करती थी, कहानियाँ मैंने बाद में लिखनी शुरू की हैं, और बचपन से मैंने कविताएं ही बहुत लिखी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। अपना लिखित सुनाया किसी को, कहीं गया, कहीं छपा भी तो गया, लेकिन अभी तक मेरी कविता की कोई पुस्तक नहीं आई। जबकि कई लोग कहते हैं कि भाई कविता की पुस्तक क्यों नहीं लाती हैं। तो कविता जब सचमुच में लिखने का बहुत मन करता है, कहानी पर नहीं, ये विशेष बात है। मुझे लगता है और लोगों के साथ भी ये होता होगा कि विधा अपने आप को चुनती है। कभी किसी उद्वेलन पर कथा लिखी जा सकती है, उपन्यास भी लिखा जा सकता है, लेकिन कविता लिखने की ही इच्छा होती है। तो मैंने उस समय कविता लिखना ही पसंद किया। जैसे मेरा कथेतर गद्य है, मैं एक बलुआ प्रस्तर खंड, लेकिन जी आपको आश्चर्य होगा कि उस बलुआ प्रस्तर खंड में है तो स्त्री विमर्श, लेकिन उस बलुआ प्रस्तर खंड के प्रति चूंकि मैं इतिहास, पुरातत्व और उसमें भी ये जो है आपका जिसको आप मिथक कह रहे हैं, वो मिथ जी उसमें है जुड़ा हुआ। तो इस सब के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। तो जिस समय वो पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम ले जाई जा रही थी, तो हम लोग 10,000 लोगों ने उसका विरोध किया था, दस्तखत करके जो हो सकता है उतना किया। लेकिन उसके बाद भी वो गई, तो मैंने उस पर एक कविता लिख दी। उस पर मैं लिख सकती थी एक पीस अच्छा, लेकिन वो नहीं लिखा, और मैंने एक कविता लिख दी। वो कविता मैं सुनाऊंगी आगे आपको। तो उस समय जी कविताएं लिखने की इच्छा हुई। उसका भामती लिखने के बाद बड़ा ही कठिन और अजीब तरह का विषय था। उसको लिखने के बाद मैं कुछ हल्का महसूस कर रही थी, लेकिन मेरे मन में सीता सीता बार बार आ रही थी। और तब मैंने जाई से पहले जो मैथिली में खंड काव्य लिखा, वो मेरे मन में उस पर ठीक है उपन्यास, मुझे कई लोगों ने कहा कि अरे ये तो उपन्यास का विषय है। मैंने कहा लेकिन मेरे मन तो खंड काव्य ही लिखने का मन हुआ। सीएपीए कथा करके है वो, कि मतलब सीता जी जी सोच रही हैं कि भाई हमको काहे के लिए छोड़ दिया, क्या कारण था, बस यही है। और उस 2 दिन सोचती हैं धरती में जाने, या जहाँ मैंने उसको धरती में जाना नहीं सोचा है, मैंने सोचा कहीं चली गई। तो कहीं जाने के पहले 2 दिन उन्होंने क्या सोचा, किस लिए छोड़ा होगा, और उसको मैंने खंड काव्य में लिखा। इसका मतलब विधा अपने आप को चुन लेती। तो जी बहुत सारी कविताएं मेरी ऐसी ही हैं। आपके लिए दीदी बहुत से सवाल आ रहे हैं। स्नेहा खरे जो खुद भी इतिहास की छात्रा हैं, लिखा है उन्होंने, वो एक पूछ रही कि रामायण और महाभारत भारत के जनमानस के अभिन्न अंग हैं, उनके विचारों में बसे हुए, उनके मन में बसे हुए। एक इतिहास के विद्यार्थी या अध्यापक के नाते जब हम बात करते हैं रामायण महाभारत की, तो इतिहास के आधार पर उन्हें स्थापित करने का बहुत ठोस आधार बता पाना मुश्किल होता है। जब मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ और वे रामायण और महाभारत की कहानी पर सवाल पूछते हैं और मेरे सामने बड़ी चुनौती होती है इतिहास को स्पष्ट रूप से बताने की। क्या आपके सामने भी ऐसी चुनौतियां आई? ये स्नेहा खरे हैं, मध्य प्रदेश में हैं, पहले जर्नलिज्म में थी, आजकल कॉलेज में प्राध्यापक का काम कर रही हैं। ये इनका सवाल है कि इतिहास, वही फिर से हम शुरू में कि इतिहास और मिथक के बीच में क्या क्या एक बात, सामंजस्य और क्या अन्योन्याश्रित संबंध है या नहीं है? अच्छा तो मेरा मेरा विषय नहीं जानती हूँ कि वो किस पीरियड को पढ़ाती हैं, लेकिन मैं जी प्राग प्राग इतिहास से लेके
12वीं शताब्दी तक, जिसको प्राचीन इतिहास कहते हैं, वो पढ़ाती थी। उस प्राचीन इतिहास के साथ पुरातत्व भी जुड़ा हुआ था, जो खुदाई वगैरह करता है, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी जुड़ा हुआ था। तो ये जो प्रागैतिहास से लेके इतिहास तक है, तो वो ठोस है। उसमें राम और कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर, भीम या रावण, ये सब पात्र हैं, और वो ठोस पात्र के रूप में चलते चलाते आते हैं। वो इतिहास के बहुत बड़े अंग नहीं है। जनमानस में है तो वही तो मिथक है। जनमानस में बहुत बड़ा मिथक है। लेकिन मैं मानती हूँ, मैं जो कहता है कि ऐतिहासिक नहीं हूँ, उससे भी मैं कहती हूँ कि वो ऐतिहासिक पात्र तो हैं, क्योंकि जब जहाँ भी उत्खनन हुआ है तो महाभारत कालीन वस्तुएं भी मिली हैं, रामायण कालीन भी मिली हैं। तो जब रामायण कालीन वस्तुएं मिली हैं तो राम और सीता, रावण अर्थात जो खलनायक आपका है वो सब था। उसके इर्द गिर्द मिथक हजारों हूँ, लेकिन हम जो प्राचीन इतिहास वाले लोग हैं, हमारे सामने द्वारका भी है, उसका भी तो उत्खनन हुआ और मिल गए हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको साक्ष्य के रूप में मिले हैं, हम उसी को मानते हैं। तो हमारे जो छात्र हैं, माने प्राचीन इतिहास के, वहाँ पर राम लार्जर देन लाइफ ऐसे नहीं है जैसे लिटरेचर में है, जैसे जनमानस में है या लिटरेचर में है। जनमानस में आपने उन महाराजा को बना दिया है ईश्वर। इतिहास किसी को ईश्वर नहीं बनाता है, तो मैं तो ईश्वर नहीं मानती उनको। इसीलिए मुझसे अगर छात्र पूछे, ऐसा पूछा नहीं, लेकिन अगर पूछेगा तो उसको पता है कि वो एक राजा थे जिसका दूसरे राजा से युद्ध हुआ था। महाभारत में भी 2 भाइयों के ग्रुप में युद्ध हुआ था, उसका जैसे वर्ल्ड वॉर की तरह सभी लोग साथ हो गए थे। तो हमारे यहाँ साक्ष्य पर जो होता है उसमें इसकी गुंजाइश नहीं है। तो कोई इतिहास में राम और कृष्ण के विषय में ईश्वरत्व की अगर चर्चा करेगा तो हम तो उसको खारिज करेंगे, क्योंकि बहुत सही आपने कहा। ईश्वर नहीं मानते उसको, वो इतिहास बहुत है ना। बहुत सही आपने कहा कि मिथक ईश्वर उनको मान सकता है, लेकिन इतिहास उन्हें पुरुष मानेगा। और अपने कर्तृत्व के कारण वो कितने बड़े हैं, महापुरुष हैं या पुरुष हैं या महास्त्री हैं, स्त्री हैं, देवी या देवता की परिकल्पना मिथक की देन है, और पुरुष और स्त्री की कल्पना और की स्थिति वो इतिहास की देन है। दीदी, एक और सवाल लिली झा कर रही हैं कि वो ये कह रही हैं कि मुझे कविताएं, कहानियां, उपन्यास बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, पढ़ती हूँ लेकिन कुछ लिख नहीं पाती हूँ, शुरुआत कैसे करूं, प्लीज बताइए। हाँ, शुरुआत अगर आपको करने की इच्छा है तो आप डायरी से शुरुआत कीजिए। आपने दिन भर में क्या किया है और क्या विशेष वस्तु देखी है, जैसे उसके लिए तो सबसे बढ़िया उदाहरण रश्मि रविजा का साहित्य है। क्या बात है। जब ब्लॉग लिखना शुरू किया था तो वो उसी तरह की चीज लिखते लिखते अब देखिए कितनी अच्छी कथाकार और उपन्यासकार हो गई है। तो लिली जी, आप अगर डायरी लिखना शुरू कीजिए और उसमें आप देखिए कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जहाँ कुछ विशेष बात आपको देखने और सुनने को नहीं मिलेगी। आपको प्रकृति में कोई चिड़िया, कोई ऐसा नन्हा सा फूल, कोई छोटा सा जो पौधा होता है, जो पौधा नहीं, जो धरती में सटा हुआ जो होता है, उसका अब तो नाम भी भूल गई मैं, उन चीज़ों पर छोटा जो बहुत नन्हा नन्हा फूल, वो कब खिला है आज या नहीं खिला है, क्या हुआ है, कैसा, अगर ये आप डायरी में लिखने लगेंगे ना तो कुछ दिनों के बाद आप लिखना शुरू कर देंगी। और तब आप, लेकिन आपको मैं बताऊं कि आप पहले खूब अधिक साहित्य पढ़िए, खूब अधिक कविताएं पढ़िए, खूब अधिक कहानियां पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, तब आपके मन में खुद लगेगा कि कौन सी ऐसी कहानी मेरे पास है जो उषा किरण खान ने नहीं लिखा, या उषा प्रियंवदा ने नहीं लिखा, या विभा रानी ने वो नहीं लिखी।
तो उस कहानी को मैं लिखूं, क्योंकि सारी कहानियां न तो विभा जानती हैं, न उषा किरण खान जानती हैं, और न ही उषा प्रियंवदा दीदी जानती थी। इसीलिए आप लिखना तब शुरू कीजिए जब बहुत सारे लोगों का पढ़ लीजिए, और हम लोगों ने जो कुछ नहीं लिखा वो आप लिखिए। बहुत 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 मानी तेज बात आपने कही कि डायरी लिखना शुरू कीजिए। और यहीं पे मैं जोड़ना भी चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो हमारे सोलो परफॉर्मेंस क्लास को ज्वाइन कीजिए, जहां हम आपको कुछ आपको हम टिप्स दे सकते हैं। यहाँ दीदी आपके पास आज बहुत अच्छा हमारे लिए मौका है कि लोगों के इतने सवाल और अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। और आज रश्मि रवीजा के बारे में आपने कहा तो हम तो उनको अब पक्षीकार भी कहने लगे हैं कि हर दिन आप वो पक्षियों के बारे में, और हमने उनको नाम दे दिया है कि ये लेडी सालेम अली हैं। जो सालेम अली इतने बड़े पक्षीकार थे, तो वो लेडी सालेम अली हैं। इनका कुमुद रंजन झा लिखती हैं कि वर्तमान काल साहित्य का स्त्री काल है, किंतु लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी न किसी विमर्श से जोड़ देते हैं, मुख्य धारा का नहीं मानते हैं। ये कब मानेंगे और मुख्य धारा है क्या? ये सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि मुख्य धारा क्या है। क्या मुख्य जी। धारा वो नहीं है जब दादी नानी और माँ गोद में बच्चे को लेकर कहानियां सुनाती थी, वो मुख्य धारा नहीं थी क्या? मेरी समझ से वही तो थी मुख्य धारा। तो स्त्रियां तो मुख्य धारा में पहले ही से हैं कहानी सुनाने के लिए, लेकिन हमें बिल्कुल निरक्षर बना दिया गया। तो हम लोग हजारों साल से निरक्षर थे और उनके पास अक्षर था, वो अक्षर पुरुष बने हुए थे और वो लिख रहे थे। इसी तरह से उन्होंने सब कुछ लिखा, रामायण महाभारत वगैरह वगैरह जो लिखा है। वेद काल तक स्त्रियां लिख रही थी, उपनिषद काल तक स्त्रियां लिख रही थी, लेकिन रामायण महाभारत काल में स्त्रियां नहीं लिख रही थी, वो उनके हाथ में कलम थी, तो वो लोग अपने आप को मुख्य धारा का बड़ा कवि लेखक मान रहे थे। अब जो है सो स्त्रियां फिर से शिक्षित होने लग गई हैं और कहने के लिए कथा इनके पास अधिक है, ईमानदारी स्त्रियों में अधिक होती है और स्त्रियां जो चाहती हैं वो लिख सकती हैं। पुरुष छिपाते हैं बहुत कुछ, तो उसको अब उनके तो डाका पड़ रहा है ना उनके वर्चस्व पर, इसीलिए पुरुषों को स्त्रियों का लिखा हुआ नहीं भाता है। तो नहीं भाता है तो यही ना करेंगे। अभी देखिए हमने ऐसे भी आप देखिएगा पूरे भारत में ये हाल होगा, लेकिन हमने देखा बिहार का जो 100 साल का साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसमें एक भी स्त्री का नाम नहीं है। अब बताइए, जबकि आप उंगली पर गिन सकती हैं कि 100 साल में कितनी स्त्रियों ने लिखा और कितना महत्वपूर्ण लिखा। भाई उर्दू वगैरह में तो पहली स्त्री ही बिहार की ही थी जो लिख रही थी। तो मेरा ये कहना है कि इनको अच्छा नहीं लगता है, उन्होंने ही लिखा था। स्त्रियों को अब आगे आना चाहिए, सिर्फ कहानी और कविता लिखने के लिए नहीं, अपने समय का इतिहास भी लिखने के लिए स्त्रियों को आगे आना चाहिए। समीक्षा के फील्ड में आलेख लिखना चाहिए, अपनी बातें लिख करके अपनी किताबें तैयार करनी चाहिए। उनके नहीं करने से क्या हम ही लोग को अपने में नहीं शामिल करेंगे, उनको हमारी ही धारा मुख्य होगी, उनकी ट्रिब्यूटरी होगी, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए हमें अपने आप पर आत्मविश्वास जरूर रहना चाहिए। और मालूम है कि वो आपको एंट्री देना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप अपने आप को मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी कीजिए। भाई हम लोग तो उदाहरण हैं ना आपके, हम लोग उदाहरण हैं, हम लोग उन्हीं के बीच से न उठ के खड़े हुए हैं और अपना खुट्टा गाड़े हैं। तो आप भी, हम चाहे जो हो खुट्टा हमें ही गाड़ेंगे, तो हम गाड़ेंगे और वो कुछ नहीं कर सकते। बहुत 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 सही कि अब सही में ये समय आ गया है कि मैं वही मिथिला को ही देखती हूँ कि जहाँ भामती रही, जहाँ मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी ये सब रही हैं, जहाँ भारती मिश्र रही हैं, वहां पर अब हमें जो स्त्रियां हैं जो आज रच रही हैं उनके रचने पे पाबंदी या उनके जीवन पर पाबंदी, अभी भी कई तरीके से उनके जीवन पर पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन आपने जो एक बहुत मार्के की बात कही कि वो नहीं लिखेंगे हमारा इतिहास, वो नहीं लिखेंगे हमारे बारे में,
तो हमें अपने आप को दिखाना होगा, बल्कि जैसे कहते हैं ना कि आंखें यूं फाड़ करके उनकी आंखों में यूं उंगली डाल करके दिखाना होगा कि देखो हम यहाँ पर हैं और हमें रेखांकित करो, नहीं तो एक समय आएगा कि लोग तुम्हें रेखांकित नहीं करेंगे। और हमें अपने आप को अगर वो नहीं देख रहे हैं तो दिखाना होगा। ये आपने बहुत ही मार्के की बात कही है थी और बहुत ही ये एक सीख भरी बात कही है। और खास करके ये भी आपने ये कहा कि कविता कहानी लिख रहे हो और लिखे, लेकिन आप अपना जीवन लिखे, अपने समय का इतिहास लिखें, अपने समय को लिखिए और समीक्षाएं लिखिए, आलोचनाएं लिखिए, ताकि ये पीढ़ी, क्योंकि हम लिख भी लेंगे तो कोई समीक्षा ही नहीं करेगा, तो फिर हमारा लिखा हुआ कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं, क्योंकि हम उन समीक्षकों के साहित्य में, उन समीक्षकों के लेखन में हम कहीं दर्ज नहीं है। और ये चीज तो होता रहा है और ये शुरू से होता रहा है। चंद्रकिरण सोनरेखा जैसी लेखक को भी जो है ये उपेक्षा झेलनी पड़ी है। तो ये धीरे धीरे ये सब सारी चीजें हैं, तो अब हमें ही अपने आप को अपनी अपनी बुलंदी के साथ और अपनी डुगडुगी और अपनी उस डुगडुगी को इतना लेकर के आगे आना होगा कि वो डुगडुगी बाद में जो है वो एक बैंड बजे, बैंड की तरह अपना स्वरूप अख्तियार करे और हम लोगों को अपना एक स्वर और अपनी एक पहचान इस रूप में दे कि हम इतिहासकार हैं, हम साहित्यकार हैं, हम रचनाकार हैं और हम उन सबसे पहले हम समझदार हैं। तो आज जो समझदारी का जो पाठ उषा दी ने हमें दिया है, हम सबको दिया है, और यहाँ इस बड़ी बिंदी के मंच पर बहुत सी आज इतनी सारी प्रज्ञा पांडे हैं और ढेर सारी रश्मि रविजा हैं, मतलब यहाँ पर राजश्री शर्मा है, इतने सारे नाम हैं। मैं यहाँ पर अभी वो नाम लेकर, वंदना चौधरी हैं दहेज मुक्त मिथिला की, इतने सारे नाम हैं कि मैं यहाँ सभी नाम लूंगी तो समय बहुत जाएगा। मैं चाहूंगी कि आप सब, उषा दी ने जो कहा है, और उषा दी ने कहीं कोई भाषण नहीं दिया है, उन्होंने अपने इतने लंबे जीवन काल में जो अनुभव किया है, जो देखा है, जो समझा है, उसे उन्होंने अपने साहित्य में और अपनी लेखनी में उतारा है और उसे ही वो आप सबके सामने रख रही हैं। मेरा आप सबसे बस यही आग्रह रहेगा कि उषा दी ने जो कहा है उसे आप अमृत की तरह, उसे आप चरणामृत की तरह, उसे आप प्रसाद की तरह उसे ग्रहण करें। अपने जहां आप लिखने की आपकी गाड़ी रुकी हुई है, सोचें और लिखना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें और अपने जीवन को गढ़ना शुरू करें। मैं बड़ी बिंदी की तरफ से और आप सबकी तरफ से, यहाँ जितने भी देख रहे हैं उन सब की तरफ से उषा दी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि दीदी आप आई। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी, लेकिन कुछ संजोग ऐसे नहीं बन रहे थे और आपने बहुत ही जिसको कहते हैं कि काइंडली आपने यहाँ आने को स्वीकार किया और हमारे बीच में आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सभी बड़ी बिंदियों का। आप यूं ही इसी तरीके से हमारे साप्ताहिक लाइव में आते रहें, अपनी बातों से हमें जानकारी भी देते रहें, अपने सवालों से हमें कुरेदते रहें और अपनी उपस्थिति से हमें उत्साहित करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और उषा दी आपको बहुत बहुत प्रणाम। और सभी खुश रहिए।